नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 में हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है पावर प्राइम का मेरा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां क्या है। रीलबाजों के खिलाफ संत समाज और हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। डिजिटल धर्म रक्षक टीम बनकर तैयार। संतों ने की ऐसे रीलबाजों के बहिष्कार की अपील। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद पर नेताओं को घेरा। कहा, नेता जातिवाद फैलाते हैं, हम जातिवाद के खिलाफ। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने फिर उठाया वोट चोरी का मुद्दा। बोले, हमारे खुलासे के बाद ईसी ने वेबसाइट की बंद। वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर सिंधिया का पलटवार। बोले, जिनका वोट बैंक जब्त हो गया हो वो ही तो आरोप लगाएंगे। एमपी बाढ़ प्रभावितों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की मदद। 6000 प्रभावितों के अकाउंट में ट्रांसफर की राशि। सिंगरौली में शराबी शिक्षक का कबूलनामा। कहा, रोज 2 पैग पीता हूं। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। अगर आप भी हिंदू त्योहारों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रील बनाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। बीते दिनों आपको याद होगा ये तस्वीर, जब एक रील वायरल हुआ था जिसमें रक्षाबंधन की थाली में से सेलिब्रेट करते हुए शराब परोसी गई थी। लेकिन अब आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि ऐसे रीलबाजों के खिलाफ संत समाज और इसके साथ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। बाकायदा डिजिटल धर्म रक्षक टीम बनकर तैयार है जो करेगी निगरानी। वहीं संत समाज ने ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करने की दे दी है चेतावनी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार राखी की पवित्रता और भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये साधारण धागा नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन है जो रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। राखी बांधते समय बहन भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। राखी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि आपसी सम्मान, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। लेकिन वर्तमान में निरंकुश हो चुके रीलबाज इसका मजाक बनाने पर उतारू हैं। असल में सोशल मीडिया पर कई रील अपलोड हुई हैं जिसमें राखी बांधने के दौरान थाली में शराब की बोतल को दिखाया गया है, जिसे लेकर संत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, संगठनों ने डिजिटल धर्म रक्षक टीम बना दी है जो ऐसी रील पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। विहिप के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा ने कहा कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सोशल मीडिया के माध्यम से फंडिंग करके सुनियोजित तरीके से हमारे त्योहारों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कि इस प्रकार की जितनी भी रीलें हैं सोशल मीडिया पर चल रही है वो बंद हो। यदि नहीं होगी, जो रील बनाने वाले हैं या ऐसा कृत्य करने वाले हैं उनसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने तरीके से निपटेगा। वहीं मुद्दे पर महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि हर पवित्र त्योहार पर इस तरह की रील बनाकर सनातन को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया गया तो वे और अधिक उद्दंड हो जाएंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कृत किया जाए, इनकी रीलों पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाया जाए और इनके खिलाफ पवित्र धार्मिक भड़काने का एवं पवित्र त्योहारों को गंदा करने का, सनातन धर्म को बदनाम करने के खिलाफ इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी और कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही कहा कि हिंदू संगठनों का विरोध सही है, लेकिन ये विरोध सही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि कौन से तत्व है जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो अतिवादी संगठन है जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध जायज है, लेकिन विरोध एक सही प्लेटफॉर्म पर करना चाहिए। उन्हें सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को इसके बारे में आवेदन देना चाहिए ताकि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी उन पर कार्रवाई हो, ना कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए।
रक्षाबंधन न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि ये सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। ये हमें अपने प्रियजनों की देखभाल और उनके प्रति जिम्मेदारी के महत्व को सिखाता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि सरकार भी लापरवाह रीलबाजों पर लगाम कसे। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। जातिवाद का बहाना, नेताओं पर निशाना। ये बात तो आप भी मानेंगे कि जातिवाद जिससे सियासतदान बड़े अच्छे से राजनीतिक रोटियां सेकते और इन दिनों तो देश में जातिवाद की सियासत भी हावी है। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम नेताओं पर और जातिवाद की राजनीति पर तीखा बयान दिया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देश में इन दिनों जातिवाद पर सियासत हो रही है। ऐसे में सियासतदानों को आड़े हाथों लेते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो अब सुर्खियों में है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजनेताओं पर जातियों के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। कुछ राजनेता जातियों के नाम पर राजनीति चमकाते हैं। सब नेता एक आध दो को छोड़, और हम जातिवाद के खिलाफ हैं, राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हर मजहब में बुरे लोग नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते ही हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि यदि बुरे लोगों की भीड़ में एक सच्चा व्यक्ति भी पहुंच जाए तो सबकी नजर उस पर ही जाती है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर सियासी वार पलटवार तेज है। बीजेपी कह रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री और सभी धर्मगुरु के विचारों का सम्मान करना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस धर्मगुरुओं को राजनीतिक बयानबाजी में नहीं उलझने की नसीहत दे रही है और भाजपा पर ही जातिवाद फैलाने का आरोप लगा रही है। सनातन धर्म के जो भी धर्मगुरु होते हैं वो सदैव सही रास्ता दिखाते हैं और सनातन की चिंता करते हैं। ऐसे में चाहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों या अन्य भी धर्मगुरु हों, उनके विचारों का सभी को सम्मान करना चाहिए। ऐसे में अगर बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दिया है कि नेता लोग जातिवाद फैलाते हैं, तो हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद फैलाती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म को धर्म से लड़ाती है और धर्म पर राजनीति करती है। इन दिनों कई कथावाचक, कई महाराज जैसे प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। और अब एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद पर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया हो। पिछले साल भी अक्टूबर में उन्होंने यही पूछा था कि आखिर हवस का पुजारी ही क्यों होता है, हवस का मौलवी क्यों नहीं, हवस का पादरी क्यों नहीं। हालांकि बाद में बाबा बागेश्वर ने अपनी मंशा भी समझाई थी। और अब जब देश में जातिवाद का मुद्दा गर्म है, ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने और भी तपिश बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लव जिहाद फंडिंग केस में फरार चल रहा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की तलाश में इंदौर पुलिस अब और सख्त हो गई है। शुक्रवार को पुलिस टीम ने सदर बाजार स्थित उसके घर और सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में अनवर कादरी को 8 सितंबर से पहले कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि तय समय पर यदि वो पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। साथ ही पुलिस ने अनवर पर इनाम बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया है। वहीं इंदौर में फरार अनवर कादरी की जानकारी देने पर अब MIC मेंबर मनीष शर्मा ने भी इनाम की घोषणा कर दी है। अनवर कादरी की सूचना देने वाले को MIC मेंबर खुद 2 लाख रुपए इनाम देंगे। दरअसल अनवर की गिरफ्तारी पहले ही पुलिस के द्वारा इनाम घोषित कर दिया गया था और अब अनवर की जानकारी देने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम बीजेपी पार्षद और MIC मेंबर देंगे। मामले में मेयर कह रहे हैं कि अनवर के अपराधों के लिंक प्रदेश के बाहर भी है। ऐसे में किसी बड़ी जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है ईमानदारी से और उसकी जो सूचना देगा उसके लिए हमने रखा है ना कि जो उसकी सूचना देगा, जो उसको पकड़ाएगा, उसको 2 लाख रुपए देंगे। कि इसमें अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी हैं, तो इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से अगर किसी एजेंसी की ज़रूरत है तो वो भी लगानी चाहिए, क्योंकि ये लव जिहाद और भी कई तरह की जो फंडिंग होती है वो इसमें इन्वॉल्व है। ग्वालियर में PHE विभाग की कारस्तानी ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। यहां विभाग में एक कर्मचारी की मौत के बाद 3 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई है। हैरान तो आप भी हो रहे होंगे और अब इस खुलासे के बाद PHE विभाग में हड़कंप मच गया है। सब पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट से समझिए।
पीएचई विभाग अक्सर ही गड़बड़ियों को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर ग्वालियर में पीएचई विभाग में गोलमाल हुआ है। दरअसल भूप सिंह नामक शख्स यहां पंप अटेंडर के पद पर पदस्थ थे, लेकिन उनकी मौत होने से पहले उनके बड़े बेटे ने फर्जीवाड़ा करते हुए अनुकंपा नियुक्ति हासिल कर ली और जब भूप सिंह की सच में मृत्यु हुई तो उनके छोटे बेटे ने अनुकंपा के लिए आवेदन दिया और उसे भी नौकरी दे दी गई। गजब तो तब हुआ जब भूप सिंह की बड़े बेटे की मौत हुई तो उसकी जगह उसकी पत्नी को भी अनुकंपा नियुक्ति की रेवड़ी बांट दी गई। अब जब मामला उजागर हुआ है तो विभाग जांच करने का झुनझुना बजा रहा है। उसमें जांच कर दी है और जिसने वो रिकॉर्ड में आया है वो फर्जी आदेश है, वो आदेश ओरिजिनल नहीं है, पुराना मामला 2018 का, उसकी जांच कर रहे हैं और उसमें हम FIR की तैयारी कर रहे हैं। तो एक लड़के की नियुक्ति फर्जी हुई है, उस समय उसकी डेथ नहीं हुई थी और वो नगर निगम से हम मृत्यु प्रमाण पत्र की भी पुष्टि करा रहे हैं। अभी तक उनकी पुष्टि नहीं आई, इससे सिद्ध हो रहा है कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। चलिए अब इस फर्जीवाड़े पर बारीकी से नजर डालते हैं कि किसे और कब नियुक्ति मिली। दरअसल बड़े बेटे रवि राजपूत ने जो दस्तावेज पीएचई विभाग को सौंपे उसके अनुसार उसके पिता भूप सिंह की मृत्यु 2007 में होना बताया गया और उसे 5 सितंबर 2008 को नियमित कूली के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली। वहीं जब भूप सिंह की सच में मौत हुई तो उसके छोटे बेटे पुष्पेंद्र को 10 फरवरी 2023 को चौकीदार बनाया गया। उसके दस्तावेजों में पिता की मौत 30 अक्टूबर 2021 को बताया गया, लेकिन इसके बाद 12 जून 2022 को रवि राजपूत की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया और 5 अक्टूबर 2023 को उमा राजपूत को सहायक केमिस्ट के पद पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन अब इस खुलासे ने पीएचई विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि राजा के लिए उमड़ा महाराजा का प्यार। हम सभी जानते हैं राजा किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह को और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ये प्यार क्यों उमड़ा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदाज की और उनके ऐसे खास अंदाज की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर सामने आई खेल के मैदान से और दूसरी तस्वीर आज एक कार्यक्रम के मंच से सामने आई। सियासत में एक खास ओहदा रखने वाले सिंधिया का क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है। भोपाल के एक निजी स्कूल में सिंधिया ने क्रिकेट में हाथ आजमाया और कई बेहतरीन शॉट लगाए। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल में निजी स्कूल के शुभारंभ की, जब मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और मंच के नीचे पहली कतार पर बैठे थे मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह। सिंधिया बाकायदा नीचे उतरते हैं, दिग्विजय का हाथ पकड़ते हैं और फिर उन्हें मंच पर ले जाती है। ये तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही है सिंधिया के खास अंदाज की, और ये खास अंदाज एक नहीं 2 हैं। एक तरफ जमकर उन्होंने शानदार शॉट लगाए और दूसरा ये शानदार शॉट आप देख रहे हैं कार्यक्रम के मंच का, जब वो दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर मंच पर ले गए। ये तस्वीर खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह को धुर विरोधी माना जाता था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए दुश्मनी जमकर करो ये कहा जाता है, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र का ये शेर आज एक तस्वीर पर एकदम सटीक बैठता है। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस अंदाज से हाथ पकड़कर दिग्विजय सिंह को मंच पर ले गए, उसने आज सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर दिया। क्या हुआ वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं विरासत में केवल संपत्ति भर नहीं मिलती, मिलते हैं वो संस्कार जिन्हें देखकर आपके पुरखों की याद ताजा हो जाती है। विरासत में मिलते हैं वो अनुभव जिनमें ये सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान हर वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तस्वीरें भोपाल की हैं और मौका था एक निजी स्कूल के शुभारंभ का। मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और मंच के नीचे पहली कतार पर बैठे थे MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह। फिर सिंधिया अपने फुर्तीली चाल के साथ मंच से नीचे उतरते हैं, दिग्विजय सिंह की तरफ आगे बढ़ते हैं, पास पहुंचकर बकायदा झुककर दिग्विजय सिंह को प्रणाम करते हैं और माफी मांगते कहते हैं कि वो उन्हें देख नहीं पाए। इसके बाद वो दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह से हालचाल जानते हैं और इसके फौरन बाद सिंधिया दिग्विजय का हाथ पकड़कर मंच पर ले जाते हैं। और सिंधिया ने यह सब कुछ इतनी तेजी से किया कि दिग्विजय सिंह भी मना नहीं कर पाए।
ये तस्वीर जिस किसी ने देखी उसके मन में सिंधिया के प्रति स्नेह बढ़ गया। एक तस्वीर में दो पीढ़ियां दिख रही हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान दिख रहा है और दिख रहा है सियासी अदावतों के बीच बची राजनीतिक शुचिता। ये वही सिंधिया हैं जब उनके पिता माधवराव सिंधिया की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो एमपी के सीएम दिग्विजय सिंह ही थे। ये वही सिंधिया हैं जिसे दिग्विजय सिंह हीरा बता चुके हैं। राजनीति भले ही सिंधिया को विरासत में मिली हो, लेकिन जानकार बताते हैं कि जब सिंधिया राजनीति में आए तो दिग्विजय सिंह ने उन्हें खूब मदद की। आजादी से पहले राजवाड़े वाले दौर में ग्वालियर राजघराना हुआ करता था। सिंधिया परिवार के सदस्य तब महाराजा कहलाते थे और इसी ग्वालियर राजघराने के अंदर आता था राघवगढ़ राजघराना, जिससे दिग्विजय सिंह आते हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा भी कहा जाता है। इससे पहले राज्यसभा के अंदर भी दिग्विजय सिंह सिंधिया को महाराज साहब कहकर संबोधित कर चुके हैं, तब भी खूब सुर्खियां बनी थी। ये सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। पहले जो राजनीति में एक साथ थे, अब सियासी रास्ते बदल चुके हैं। लेकिन सियासी मंजिल बदलने के बाद भी दोनों नेताओं ने कभी एक दूसरे के बारे में कोई निजी टिप्पणी नहीं की। वो भी तब जब राहुल से लेकर प्रियंका और प्रियंका से लेकर कमलनाथ तक हर किसी ने सिंधिया को लेकर क्या क्या नहीं कहा। खैर, इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर कोई सिंधिया के इस जेस्चर की तारीफ करते नहीं थक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के नाम राखी संदेश जारी किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का भी संदेश है। सुनिए। राखी का पवित्र त्योहार स्नेह और रेशम का दो धागे जीवन भर साथ निभाने का संकल्प दिलाते हैं। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से अपने बहनों के प्रति सुहाग के साथ जो आतंकवादियों ने घटनाएं की थी, उसका न केवल प्रतिकार लिया, बल्कि देश के साथ हमारी बहनों के उस भाव को भी जोड़ने का प्रयास किया जो ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिकार से दुनिया ने देखा है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। आइए हम सब इन प्रत्येक त्यौहार से परस्पर आत्मीयता भी बढ़ाएं और एकजुटता का संदेश दें। बधाई। जबलपुर का रुख करेंगे बिग ब्रेकिंग। बिना हेलमेट पेट्रोल ना देने पर जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 आरोपियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट की है। फायर एक्सटिंग्विशर सिर पर मारने की कोशिश की गई। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी फरार है। तैयब अली चौक स्थित पेट्रोल पंप की यह घटना है। पेट्रोल पंप संचालक ने कलेक्ट्रेट से मांग की है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सुरक्षा भी दी जाए। आए दिन विवाद से नौकरी छोड़ रहे हैं कर्मचारी। तो इंदौर में सबसे पहले नो हेलमेट नो पेट्रोल शुरू हुआ, उसके बाद अब ये नियम जबलपुर में भी लागू हो गया। लेकिन इसका खामियाजा पेट्रोल पंप कर्मचारी कितना भुगत रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फायर एक्सटिंग्विशर से यहां पर पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हमला कर दिया गया। रीवा में एक नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। नाबालिग को 8 दिनों तक बेहोशी की हालत में बंधक बनाकर रखा गया और 8 दिन बाद गुरुवार रात को घर से आधा किलोमीटर दूर आरोपी नाबालिग को छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता से गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। गंभीर हालत में उसे गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक 8 दिन पहले वो घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में आरोपियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उसको किडनैप किया। 31 जुलाई को परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई। आरोप है कि गुरुवार को आधी रात को आरोपी पीड़िता को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भी नाबालिग है। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। आपको यह भी बता दें कि पीड़िता को 12वीं की परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए सरकार ने सम्मानित भी किया था। बच्ची छोटी है। बच्ची का गुम 137 के अंतर्गत जो है वो कायमी की गई थी और यह सूचना मिली है कि बच्ची जो है वो लोकेट हो गई है।
अब इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जैसे एक लड़की का मामला आया है सामने। लड़की जो है तो कोचिंग जा रही थी, तभी 3 आरोपियों ने उसका पीछा किया तो वो झपट के पहले भाग निकली। फिर उसके बाद तीनों ने पीछा किया और कुछ साथ में वो दवाई लिए हुए थे मेडिकल से संबंधित, तो उसको सुंघा दिया और सुंघाने के बाद बेहोश करके ये 8-9 दिन कहाँ गायब किए। रोज 2 पौआ पीता हूं, ये कबूलनामा है सिंगरौली के शराबी शिक्षक का। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसकी करतूत भी बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे ये शराबी शिक्षक स्कूल पहुंचता है और बाकायदा बिना किसी टेंशन के शराबी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की जगह नशे में धुत है और कुछ देर बाद इनके जो पैर हैं वो स्कूल के टेबल के ऊपर ही आ जाते हैं और बाकायदा बोल भी रहे हैं कि मैं रोज 2 पौआ पीता हूं। अब इस महान शिक्षक का नाम भी आपको बता देते हैं। ये है सरकारी स्कूल मजौली में पदस्थ बुद्धू अगरिया। इनका नाम बुद्धू अगरिया है और ये प्रधान पाठक है। वीडियो ग्रामीणों ने बनाया जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है ताकि टीचर की पोल खोली जा सके। जब पूछताछ की गई तो टीचर भी मान रहे हैं कि वो शराब पीकर स्कूल आते हैं। शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि 2 पैक शराब मैं रोज पीकर आता हूं, लेकिन इनके हाव भाव आप देखिए। ऐसे में आप भी पूछेंगे कि ऐसे नशेबाज शिक्षकों के भरोसे क्या पढ़ेगा इंडिया और ऐसे बढ़ेगा इंडिया। और जरा ये भी सोचिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल आते हैं, उनके मन पर क्या असर पड़ रहा होगा। पीने का आराम हो जाता है ना। हाँ। कितना पी लेते हैं? ज्यादा नहीं, एक पाव। हाँ, छोटा वाला। हाँ। 2 पाव। 2 पाव। कौन सा बड़ा? महुआ वाला क्यों? महुआ वाला सोता। महुआ हम बिनवाए हैं डेरा डलवा करके और ट्रैक्टर में लदवा करके। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।